Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. The paper that we're doing today, it's P4 variant 42 from IGCSE. It's from May-June 2019. P4 is a theory, extended theory paper. Let's start. Question number 1. A bus is traveling between points A and D. There are bus stops at A, B, C, and D, but the bus does not stop at B and C. This is the speed time graph for the bus. ठीक है, हमारे पास 4 स्पॉट्स हैं. ये बस स्टॉप्स है हमारे पास A से लेके D तक, बट बस सिर्फ A और D पे स्टॉप करती है या स्टॉप हुई भी होती है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द बस डज नॉट स्टॉप एट C and B. Describe the motion of the bus between each of the bus stops. Select the appropriate description from the list below. अब स्पीड और टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या दिखाता है? ग्रेडियंट हम किस तरीके से निकालते हैं? ग्रेडियंट हम निकालते हैं वाई एक्सिस का जो हमारे पास दिया हुआ होता है ना अपॉन एक्स एक्सिस. तो बेसिकली हमारे पास है ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू स्पीड या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. सो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? हमारे पास होता है एक्सेलरेशन. तो ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है. देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइन है इट्स वे मोर अपवर्ड्स देन ओवर हियर. सो रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेज मतलब रेट ऑफ स्पीड जो इंक्रीज़ हो रही है वो कम होती है. मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो जा रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 2, 5, 10, 20, 40, ठीक है, और फिर 45, 50. देखें यहाँ पर ये मैं स्पीड की बात कर रही हूँ. स्पीड आपको नज़र आएगा फुली इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन हम स्पीड का डिफरेंस देखें तो E3 यहाँ पर 7, यहाँ 10, यहाँ 20. पहले आपको नज़र आ रहा है कि स्पीड का डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहा है, फिर आपको नज़र आएगा कि स्पीड का डिफरेंस यहाँ पर हम 49 रख लें, बल्कि स्पीड का डिफरेंस डिक्रीज़ कर रहा है. मतलब स्पीड तो फुली इंक्रीज़ हो रही है लेकिन पहले स्पीड का रेट ज़्यादा था, अब स्पीड का रेट कम हो रहा है. हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है स्पीड का रेट ज़्यादा था, स्पीड का इंक्रीज़ होने का, फिर स्पीड का रेट इंक्रीज़ होने का कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्पीड इंक्रीज़ ही कर रही है. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बस बिटवीन ईच ऑफ द बस स्टॉप्स एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो. तो आपको नज़र आ रहा है कि A से लेके B तक हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है. नज़र आ रहा है ना आपको, क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ तो कर रही है, एक्सेलरेशन हो रही है थ्रू आउट, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि स्पीड का डिफरेंस, स्पीड के इंक्रीज़ का डिफरेंस कम हो रहा है. एंड एक्सेलरेशन इज़ द डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है, तो A से लेके B तक हम बोलेंगे डिक्रीज़ इन एक्सेलरेशन, डिक्रीज़ इन एक्सेलरेशन. अब हमें नज़र आ रहा है कि B से लेके C तक हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है ना, स्पीड वो कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा. समझ आ रहा है आपको? B से लेके C तक एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा और कांस्टेंट स्पीड आ रही है. तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड का हमें एक यही दिया हुआ है क्योंकि मूविंग बैकवर्ड्स तो नहीं होगा, मूविंग फॉरवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड ही होगा. तो moving forward at constant speed. Next हमसे पूछा है between C and D. अब C and D में क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास स्पीड कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, कॉन्स्टेंटली स्पीड हमारे पास कम हो रही है. तो बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टेंट डीसेलरेशन हो रहा है. समझ आ रहा है? कांस्टेंट डीसेलरेशन. अब क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट डीसेलरेशन नहीं दिया हुआ लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ तो हम वही लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में बस उसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है. समझ आ रही है आपको? नेगेटिव एक्सेलरेशन डीसेलरेशन होता है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट है. समझ आ रहा है आपको? ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा और ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को. नेक्स्ट
The average speed of the bus between A and D is 27 kilometers per hour. Calculate the distance between A and D. अब distance हम किस तरीके से निकालेंगे? Distance हम निकालते हैं from area under the graph. क्यों? क्योंकि for example क्योंकि हम जो area under the graph होता है उसका formula क्या होता है? Y axis multiplied by x axis. So speed into time. Speed into time क्या हमारे पास निकलता है? Distance. तो area under the graph gives us the distance. ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से किस तरीके से एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास शेप है, तो इसका एरिया निकालना मुश्किल होगा. तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम हमारे पास कितना है? 2 मिनट्स है हमारे पास, 2 मिनट्स. एंड स्पीड हमें दी हुई ऑलरेडी यहाँ पर. तो क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाइड बाय 2. लेकिन हमें पता है कि किलोमीटर्स पर आवर में हमारे पास स्पीड है, तो डिस्टेंस भी हमारे अगर हम निकाल रहे हैं किलोमीटर्स में, तो टाइम हमें क्या निकालना पड़ेगा? आवर्स में यूज़ करना पड़ेगा. अब मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आवर्स आएंगे. ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है अराउंड 0.77 किलोमीटर्स. आप 2SF रखें, ठीक है, बेस्ट यही है. 3SF भी यूज़ कर सकते हैं, पर 2SF बेस्ट है क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी 2SF दिया हुआ है. नेक्स्ट, द बस स्टॉप्स एट D for 1 minute and then travels at constant acceleration for 30 seconds. D पे 1 मिनट में रुका यहाँ तक बेसिकली, और फिर यहाँ से constant acceleration for 30 seconds. Sketch a possible graph for this addition motion. Label X when the bus starts to accelerate and label Y for 30 seconds later. अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका ग्राफ. तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका. एंड ग्राफ किस तरीके से बनाना है, हम ग्राफ बनाएंगे कि इट स्टार्ट्स ऑफ 1 मिनट बाद इट स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. 1 मिनट, मेरा रूलर कहाँ गया? ये रहा. कांस्टेंट, पहले तो हम लाइन ऑब्वियसली 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, बिकॉज यहाँ पर स्पीड 0 थी, ये रुका हुआ था. मैं इसको किसी और कलर में बना देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. ठीक है, पहले हम 2 से लेके 3 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं, बिकॉज इस वक्त क्या था, इस वक्त कांस्टेंट था, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 0. उसके बाद क्या होगा, हम कितनी देर तक, पहले हम ये देखते हैं कि कितनी देर तक इसने एक्सेलरेट किया. एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकेंड्स. तो 3 के बाद हमारे पास 30 सेकेंड्स कहाँ तक आता है? 3 से लेके 4 तक 1 मिनट है. ठीक है, 3 से लेके 4 तक हमारे पास 1 मिनट है. तो 1 मिनट के बीच में हमारे पास 30 सेकेंड्स कहाँ रहा होगा? एग्जैक्ट यहाँ पर, दैट्स 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. तो यहाँ तक इसने इतने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया. एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं. डी के बाद 1 मिनट के लिए स्टॉप पे रहा. स्टॉप मतलब 0 पे स्पीड, ऑब्वियसली क्योंकि हिल नहीं रहा. सो 2 से लेके 3 तक 1 मिनट के लिए वो 0 स्पीड पे रहा. उसके बाद 30 सेकेंड के लिए उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन किया. तो 3 और 4 मिनट के एग्जैक्ट बीच में हमारे पास 30 सेकेंड्स आएंगे. तो हम क्या करेंगे, यूज़ आवर रूलर एंड एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स तक हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन करता हुआ दिखाएंगे. ये हमारे पास हो गया. एंड वी आर गोना लेबल इट X and Y, I think. हाँ, X is where it started to acceleration, Y is for 30 seconds later. So X यहाँ पर है और ये हमारे पास Y आ गया. ये हमारा ग्राफ बन गया. Next, number 2. Figure 2.1 shows a model fire engine. Its brakes are applied. 0.8 kg of water is emitted in the jet every 6 seconds at a velocity of 0.7 meters per second. Relative to the model, calculate the change in momentum of the water that is ejected in 10 seconds. Change of momentum का फॉर्मूला क्या होता है? Mass into velocity. ठीक है, तो अगर velocity change होगी तो हमारे पास momentum भी change होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
चेंज इन मोमेंटम हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम मोमेंटम को फॉर्मूला लिखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले हमारा मास था, हमारे पास मास है, मतलब मास हमारे पास 0.8, ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी क्या थी 0.72 मीटर्स। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी हमारे पास थी, ठीक है, तो हम मोमेंटम निकालेंगे इसका, और आंसर लेट मी जस्ट 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.72, आंसर हमारे पास निकल रहा है 0.576, तो हम 0.58 लिख लेंगे। ठीक है, मीटर्स अपॉन मीटर्स नहीं, सॉरी नॉट मीटर्स, हाँ सही, ये हमारे पास आ गया, बल्कि सॉरी मोमेंटम हमारे पास नहीं, हाँ वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो सही है, ये हमारे पास हमारा मोमेंटम आ गया। नेक्स्ट, calculate the magnitude of the force acting on the model because of the jet। ठीक है, अब जो ऑब्वियसली आगे की टुवर्ड्स फोर्स जा रही है और उसी तरीके से पीछे की टुवर्ड्स फोर्स भी जा रही होगी। ठीक है, अब फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, फोर्स हम निकालेंगे थ्रू, हम चेंज इन मोमेंटम से फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इम्पल्स होता है इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम पे अगर हम इस तरह कर देंगे, ठीक है, चेंज इन हमारे पास ऑब्वियसली इम्पल्स होती है, फोर्स टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और अगर हमें सिर्फ फोर्स निकालनी है तो हम करेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था 0.58 मीटर्स अपॉन सेकेंड, और हम टाइम कितना हमारे पास है 6 सेकेंड्स है आई थिंक, हाँ कि नहीं, तो हाँ 6, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.096 न्यूटन्स। ठीक है, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप यही लिख दें, क्योंकि एज यू कैन सी हमारे पास ऊपर हमारे पास 2SF है, तो अगर आप 3SF यूज़ कर लें इट्स रियली नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। ओके, नेक्स्ट, the brakes of the model are released. State and explain the direction of acceleration of the model. अब मॉडल कहाँ एक्सेलरेट करेगा, it accelerates towards the direction of the resultant force। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगी, पीछे की तरफ होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पीछे मतलब towards the right, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज towards the right। समझ आई, जो हमारी फ्रिक्शन होगी बेसिकली। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये देखो, पहले हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट, या ये भी लिख सकते हैं बैकवर्ड्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, पानी की जो फोर्स आ रही है फ्रॉम द वाटर, ऑब्वियसली द वाटर इज मूविंग फॉरवर्ड, तो उसकी फोर्स बैकवर्ड्स होगी। समझ आ रही है आपको, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे फोर्स फ्रॉम वाटर ऑन द मॉडल इज टुवर्ड्स द राइट एंड एक्सेलरेशन is in direction of resultant force। ठीक है, next, in C the model contains a water tank which is initially full। State and explain any change in the magnitude of the initial acceleration if the brakes are first released when the tank is near empty। अब acceleration उस वक्त ज़्यादा होगी जब टैंक खाली होगा, या तो उस वक्त जब टैंक फुल होगा। क्यों, एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास होना था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब मास हमारे पास सेकंड पार्ट में कम है, ठीक है, एक्सेलरेशन में मास हमारे पास सेकंड पार्ट में कम है, तो मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, हाँ कि नहीं। फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो
मास और एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा. ठीक है, तो हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सेलरेशन इज मोर व्हेन टैंक इज एम्प्टी. और इसकी रीज़न क्या है? एज acceleration is equal to force upon mass and force is constant. ठीक है, therefore decrease in, आपको proper words में लिखना है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, decrease in mass leads to an increase in acceleration due to indirectly proportional relationship. ठीक है, ये मेरे पास question 2 हो गया. Next question 3. Figure 3.1 shows solar cells used to generate electrical energy. State the main form of energy transfer from the sun to the solar cells for the generation of electrical energy. Obviously it is sunlight, infrared radiation. ठीक है, sunlight लिखना ज़्यादा आसान है. Next, consider the generation of electrical energy by a large number of solar cells as shown in figure 3.1. State one environmental advantage and one environmental disadvantage. Obviously advantage क्या है कि इसमें हम चीज़ों को burn नहीं कर रहे, so no air pollution. और हम जब चीज़ों को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, SO2 रिलीज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के लिए. ठीक है, तो हम बोलेंगे नो CO2 एंड SO2 रिलीज़. और उसके बाद क्या होगा? अगर SO2 रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे पास एसिड रेन नहीं होगी, क्योंकि SO2 हमारे पास हमें पता है कि NO2 से वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से, और SO3 बनता है, एंड SO3 विद H2O मेक्स H2SO4 विच इज़ एन एसिड, और वो हमारी रेन में आता है, यानी उसकी वजह से वी हैव एसिड रेन. नो एसिड रेन, रिडक्शन इन एसिड रेन. हम बोलेंगे रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, इस क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ ग्रीन हाउस गैस which causes global warming because it retains the earth's heat. और डिसएडवांटेज क्या होगा? आपको नजर आ रहा है कि ये इतने सारे हैं यहाँ पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एक तरीके से विजुअल पोल्यूशन हो रहा है, और हमारे पास इसको प्रोड्यूस करने में भी पोल्यूशन होगा. द प्रोडक्शन, द मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी पोल्यूशन ऑब्वियसली होगा क्योंकि इट्स प्रोसेस, इट्स यूजिंग अप अ लॉट ऑफ लैंड. ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं. हम लिख देंगे विजुअल pollution in manufacturing process. या हम लिख सकते हैं use of land, etc. etc. ठीक है. Next, state and explain whether the source of electrical energy is renewable. Of course it is renewable. ठीक है, because nothing is being used up. The sun will always be there. Yes, renewable, क्योंकि nothing is being used up. No resource being used up. Sun will always exist. Because obviously the sun doesn't exist, then life doesn't exist. अगर sun चले गए, then you don't have to worry about even being alive. Forget creating electricity. Next, each group of solar cells are arranged in a rectangle of 1.2 meters to 2.8 meters. The solar cells are situated in a region where 260 watts of solar power energy is received per square meter of the cells. The electrical output of each group of cells is a current of 2.5 amperes with a potential difference of 86 volts. Calculate the efficiency of the solar cells. अब solar cells की हमें efficiency निकालनी है. वो हम किस तरीके से निकालेंगे? एफिशिएंसी हमारे पास होता है क्या कहते हैं, यूजफुल पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100. तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं. एफिशिएंसी, अब क्योंकि हमें पावर हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वोल्ट्स दिया हुआ है. अगर हम जूल्स देते हैं तो हम लिखते हैं यूजफुल एनर्जी अपॉन एनर्जी इनपुट. ठीक है, तो हम यहाँ पर पावर कर रहे हैं क्योंकि हमें पर वोल्ट्स दिया हुआ है. यूजफुल power output upon
all of the power input multiplied by 100. तो पहले हमारे पास हम पता है हमारा पावर इनपुट क्या है. पावर इनपुट तो हमें पता है कि हमारे पास नहीं, बल्कि सॉरी पावर इनपुट भी निकालना है क्योंकि ये हमें सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मीटर ऑफ द सेल्स दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले तो हम बताते हैं कि हमारे पास टोटल कितना एरिया है. टोटल कितना एरिया है हमारे पास ईच ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स. अगर हम 1.2 को 2.8 से मल्टीप्लाई करें, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.8, हमारे पास आंसर आ रहा है अराउंड 3.36 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास एक उसका सोलर सेल के रेक्टेंगल का एरिया है. अब हमें 260 वोल्ट्स मिल रहे हैं पर स्क्वायर मीटर. और हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर है? 3.36 स्क्वायर मीटर है. तो हमारे पास टोटल पावर इनपुट होगा 3.36 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 260 वॉट्स. तो आंसर हमारे पास आ रहा है अराउंड 870 वॉट्स. ये हमारा पावर इनपुट है. अब हमें पावर आउटपुट निकालना है. पावर आउटपुट हम किस तरीके से करेंगे? हमें पता है हमारे पास इक्वेशन होता है P इज इक्वल्स टू IV, और हमें यहाँ पर वोल्टेज भी दी हुई है और I भी दिया हुआ है. तो किस तरीके से करेंगे हम? पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू IV, और I हमारे पास कितना करंट दिया हुआ है? 2.5 एम्पियर्स, और वोल्टेज दी हुई है 86 वोल्ट्स. तो P आउटपुट हमें मिल रहा है 220. ऑब्वियसली इट इज़ वे लेस देन द पावर इनपुट. इस वजह से हमारे पास एफिशिएंसी बहुत कम बनेगी. तो एफिशिएंसी हम किस तरीके से निकालेंगे? पावर आउटपुट गिव्स अस 220 अपॉन 870 और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100. तो आंसर हमारे पास आ रहा है अराउंड 25%, which is very less, but it makes sense because हमारे पास पावर आउटपुट अराउंड 220 वोल्ट्स है और इनपुट हम दे रहे हैं 876 वोल्ट्स का. बट फिर भी बिकॉज ये हमारे पास पावर आउटपुट फ्री में बन रहा है एक तरीके से, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग सनलाइट, द ओनली कॉस्ट यू हैव इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज डिवाइसेस. उसके अलावा वो आपको खुद ही प्रोड्यूस करके दे रहा है. सो इट्स बेसिकली वेरी चीप इफ़ इवन दो द एफिशिएंसी इज़ लो. अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करें, उससे एनर्जी बनाएं, इट्स वे चीपर. Okay, next, number 4. State and explain in terms of molecules any changes in the pressure of a gas when the volume is reduced at a constant temperature. आपको पता होगा चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में हमारे पास होता है वॉल्यूम और प्रेशर का, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप होता है. अब हमें पता है कि जितनी अगर समझो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, then volume and pressure have an indirectly proportional relationship. जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी और टेम्परेचर वही होगा तो प्रेशर कम होगा. समझ आ रही है आपको? एंड द वाइस वर्सा. तो हमसे पूछा हुआ है कि व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम लिखेंगे इट्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, रिमेंबर दैट. तो हम लिखेंगे प्रेशर इंक्रीजेस. एंड एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स वो हिट कर सॉरी हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें. हाँ, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा उनके जो बीच की कोलिजन डिस्टेंस होती है. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैस के हैं, वो एयर को भी हिट करेंगे, वो एक दूसरे को भी हिट करेंगे. उसी से तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसी से तो फोर्स प्रोड्यूस होता है प्रेशर की वजह से. तो अगर हम उस डिस्टेंस को और कम कर दें तो ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा फोर्स होगी. तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स हिट वॉल मोर ऑफन बिकॉज, ठीक है, हम लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन collision with wall reduces. अगर collision की distance ही reduce होगी तो collision increase होगा. सही. और फिर हम लिखेंगे obviously इसकी वजह से क्या होगा? change of momentum होगा. सही है. तो इसकी वजह से हम लिखेंगे greater force produced due to rate of change of momentum.
मोमेंटम, ठीक है, और ये फोर्स होगी पर यूनिट एरिया ऑन वॉल्स। ये आपको लिखना जरूरी है, कि पर यूनिट एरिया फोर्स इंक्रीज हो गया। हम ऐसे बोलते हैं बस फोर्स इंक्रीज हो गया, हमें थोड़ी पता चल रहा है कि वॉल्स पे फोर्स इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, ठीक है। जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज द मार्किंग स्कीम्स आर रियली मेस्ड अप। ये सबसे बड़ा मसला है ONA लेवल्स का, हमारी मार्किंग स्कीम्स बहुत ऐसी होती है। चलो नेक्स्ट बी, complete table 4.1 to give the relative order of magnitude of the expansion of gases, liquid and solids with the same increase of temperature, which okay, अगर हमारे पास temperature increase हो रहा है, ठीक है, तो expands the most and what expands the least। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है attraction। ऑब्वियसली सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है और गैस में सबसे कम अट्रैक्शन है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं वो एनर्जी देता है अट्रैक्शन को ख़त्म करने की। तो अब ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास गैस में इतनी कम अट्रैक्शन है तो उसको आप टेम्परेचर दो तो वो तो और उस अट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैस में ही होगी हमारे पास और सबसे कम एक्सपेंशन सॉलिड में होगी। दिस इज़ नॉट इवन अ फिजिक्स थिंग, ये तो जनरल नॉलेज है, ये किसी को भी आ जाए। This was free के marks। चलें, question number 5। A liquid is heated so that the bubbles of its vapor rise to the surface and the molecules escape in the atmosphere. Name this process। अब ये evaporation होगा या boiling? ये obviously boiling होगा because bubbles ऊपर आ रहे हैं। अगर सिर्फ सरफेस से हमारा मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो एवेपोरेशन होता है। बट अगर थ्रू आउट द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है ना गैस में कन्वर्ट होकर बबल्स बन के ऊपर आ रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, देन दैट इज बॉइलिंग। सो दिस विल बी बॉइलिंग। एट अ लोअर टेम्परेचर देन A1 मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस to the atmosphere, then this is obviously evaporation. Next, figure 5.1 shows an apparatus used to determine the power output of a heater. अब हमारे पास क्या है, इसमें थर्मोमीटर है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो दोनों एक मेटल ब्लॉक में है। The metal has a mass of 2.7 kgs. The metal has a block that has a specific heat capacity of 900 joules per kg degree Celsius. In 2 minutes 30 seconds, the atmosphere of the block raises from 21 degrees to 39 degrees. Calculate the power of the heater. अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, हाँ कि नहीं? तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम ये करेंगे, E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, एक और आपके पास फॉर्मूला होता है, प्लीज़ इन दोनों फार्मूला को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दैट इज एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू माइनस MC डेल्टा T अपॉन N, मतलब मोल्स बेसिकली। तो ये हो जाता है जूल्स पर मोल। ठीक है, वो अलग है, उसको छोड़ें। क्या है, हमारे पास MC डेल्टा T है, तो मास हमारे पास कितना है, 2.7 kg है, मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 39 माइनस 21, तो बेसिकली हमारे पास 18 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, 44,000 जूल्स। ये हमारे पास एनर्जी है। और फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पावर बेसिकली यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी ऑब्वियसली है 44,000 और टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, जो बेसिकली हुआ हमारे पास एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। सो 2 × 60 + 30 इतने सेकेंड्स होंगे हमारे पास, which is around 150, yeah. So हमारे पास पावर का आंसर होगा 44,000 अपॉन 150, तो आंसर होगा 290 watts. State and explain a precaution that can be taken to improve the accuracy of the experiment. पहले तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि कितनी पावर है हीटर की, हम उसको किससे मेजर करें, एनर्जी से। एनर्जी चेंज में हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर यूज़ हो रहा है। अब आप एक बात बताएं, जब हीटर हमारे मेटल ब्लॉक को सप्लाई करे तो आउटवर्ड विद एनर्जी जा रही होगी, एनर्जी वेस्ट हो रही है।
तो पूरा का पूरा टेम्परेचर चेंज उस मतलब डिफरेंट होगा उतनी एनर्जी से. यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंसुलेशन अराउंड और ऑन द ब्लॉक. Insulate the block. Why? To prevent to prevent energy loss. To prevent energy या heat loss. ठीक है. We're done with that question. Number 6. Figure 6.1 shows a water ripple in a ripple tank. तो हमारे पास ओरिजिनल वेव आ रही है और फिर एक लाइन दी हुई है जिसकी वजह से फिर हमारे पास वेव की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको नज़र आ रहा है. State the name of the process that occurs as the wave moves from region A to region B. ये क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल ये है, ये हमारी वेव इस तरीके से ट्रैवल करनी चाहिए थी, हाँ कि नहीं, और ये हमारा नॉर्मल है. अब ये वेव क्या हो गई, नॉर्मल के क्लोजर चले गई. जो एक्चुअली वेव बनी है, इट वाज सपोज टू बी हियर, पर वो नॉर्मल के क्लोजर चली गई. तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है. सॉरी, दिस इज रिफ्रैक्शन. सो आई राइट इट डाउन. Refraction. So just a cause for the change in this direction. अब ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन तब होती है जब हमारे पास वेव की स्पीड चेंज होती है, चाहे वो मीडियम चेंज होने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो. ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वेव्स अगर वो हमारा जो उसके क्या कहते हैं नॉर्मल के ज़्यादा करीब जा रहा है, तो क्या होगा, जो रीजन बी है उसमें ऑब्वियसली वेव्स फास्टर मूव कर रही हैं. ठीक है, सो waves move faster in region B. आपको नज़र भी आ रहा है कि वेव फ्रंट इंक्रीज हो गया है रीजन बी में, वेव फ्रंट आकर इंक्रीज हो गया है हमारे पास. तो V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी. अगर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है, आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ हमें इंक्रीज हो रही है. नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये वेवलेंथ थी और यहाँ पर ये वेवलेंथ है. तो क्योंकि कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे. स्पीड और वेवलेंथ दोनों कांस्टेंट हो गए. तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी. इस वजह से मैंने लिखा है कि बी में क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी. फिगर 6.2 shows a transverse wave. ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों दिखाया हुआ है. ड्रॉ अ वेव विच हैज़ हाफ द एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी दैन द वेव ड्रॉन. अब ऑब्वियसली के हाफ द एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है. तो अगर हमें छोटा एम्पलीट्यूड बनाना है, लेट्स से हम इतना एम्पलीट्यूड बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर करनी है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में हमारे पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही है. अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 1.5 वेव प्रोड्यूस कर लेंगे या 2 वेव्स प्रोड्यूस कर लेंगे. सो दिस इज़ ये मैंने नहीं, गलत हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया और फ्रीक्वेंसी डबल कर दी कि एक सेकंड में हमारे पास अब 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और एम्पलीट्यूड आधा है. ठीक है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अलोंग steel rails. A person waiting at a station hears the sound of the train through the rails before he hears the sound through the air. Why does this happen? Because sound travels faster through solid than air. Faster in solid than air. The speed of sound in the rails is 580 meters per second. Calculate the wave of the sound on my frequency with V. Obviously, क्या है, V is equals to F lambda. Lambda is equals to V upon F. V हमारे पास कितना है, 5800 meters per second और frequency है 1100. तो lambda आ रही है 5.3 meters. Do not forget the unit. Next.
Number 7. In figure 7.1, a converging lens projects a sharp image of an object O onto a screen. Complete the paths of the two rays from the object to the screen. ठीक है, अब क्या होगा, एक मिनट, let me just get my ruler. क्योंकि it's a converging lens, तो ये आकर फोकल पॉइंट को टच करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे और स्क्रीन को टच करेंगे और इमेज प्रोड्यूस होगी. तो पहले तो let's just extend these rays to the converging lens. Okay, ये मैंने just extend these rays. ठीक है, to the center of the converging lens. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये converge करेंगी ये lenses और जाकर स्क्रीन को हिट करेंगी. तो ये हमारा फोकल पॉइंट बन गया. ठीक है, नेक्स्ट, द लेंस इन A is replaced with a thinner converging lens. The object O and the screen remaining in the same positions as in A. The thinner converging lens has a longer focal length than the converging lens in A. Complete the paths of the two rays from the object to the screen. अब obviously बोल रहा है focal length increase होगी, मतलब कि इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी. जितनी अभी रेज बेंड हो रही है ना ऊपर वाले ए में, उतनी ज़्यादा बी में बेंड नहीं होगी. सिर्फ उससे ही हमारी फोकल लेंथ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं फोकल लेंथ इसमें आई थिंक यहाँ तक थी, तो हमें इसके आगे ले जानी पड़ेगी. ठीक है, फिर दूसरी वाली रे को कंटिन्यू करेंगे, इसकी हम कन्वर्जन करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया इस तरह, जस्ट नीचे अप. तो इसमें क्या हुआ, हमारा फोकल पॉइंट चेंज हो गया और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई. ठीक है, और इमेज क्या देखें, ऊपर इमेज बड़ी है, या ऑब्वियसली हमारी इमेज है, और नीचे इमेज छोटी हो रही है. A converging lens is used to magnify is used as a magnifying glass. The focal length of the lens is 10 centimeters. Describe the position of the object in relation to the lens. तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब हमें पता है ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ से क्लोजर आता है तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होती है कन्वर्जिंग लेंस में, ये हमें पता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट moves closer to the lens than one focal length. एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ऊपर, ठीक है, अगर आप ऊपर समझें आपकी फोकल लेंथ इस वाले पे समझे यहाँ होती, ठीक है, यहाँ होती, और अगर आपको फोकल लेंथ बढ़ानी है और आपकी फोकल लेंथ समझे यहाँ तक भी आ गए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये दिखाएं कि जो हमारी जो दोनों रेज है ना वो स्क्रीन के आगे जाके मिल रही है. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट, ऐसा हो सकता है. ओके, क्या है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली इमेज अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो वन फोकल लेंथ के आगे है, तो हमारी इमेज भी उसी साइड पे ही प्रोड्यूस होती है. समझ आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, और ये फोकल लेंथ है, ये इमेज. तो क्या हो रहा है, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है और इट्स ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. तो हम ये दोनों चीज़ें लिख देंगे. ठीक है, इमेज ऑन द same side of lens as object and larger distance from lens than object. Give 3 properties of the image formed by a magnifying glass. Because it's on the same side of the lens as the object, पहले तो क्या होगा, ये अपराइट होगी और वर्चुअल होगी, और सबसे बड़ी बात इट विल बी एनलार्जेंट. ठीक है,
तो हम पहले enlarged लिखते हैं, enlarged या magnified भी लिख सकते हैं, and upright and virtual. ठीक है. Next, number 8. A conducting sphere is mounted on an insulating stand. Explain how you'd use a positively charged rod of insulating material to charge the sphere by induction. Induction का पूरा process बताना है. इसमें होगा कि हमें पता है कि एक conducting sphere है और वो एक insulating stand पे mounted है. ये stand insulator है, conduct नहीं कर सकता. And we're going to use a positively charged rod to do what? To charge the sphere by induction. पहले तो क्या करेंगे? We'll bring the charge close to the sphere. ठीक है, हम बोलेंगे कि हमने चार्ज का जो ये रॉड है हम उसको स्फीयर के बहुत क्लोज लेकर आएंगे. Bring charged rod very close to the sphere. और फिर क्या होगा? सारे इसके जो obviously नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं वो रिपेल होके कहाँ चले जाएंगे? पॉजिटिव्स रिपेल होकर यहाँ आ जाएंगे और इसके नेगेटिव मतलब और इसके पॉजिटिव्स अपनी जगह पे ही रहेंगे. सिर्फ इसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ना वो इस तरफ आ जाएंगे और तो दूसरी साइड हेविली पॉजिटिव आयन से फुलफिल हो जाएगी. ठीक है, फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम इसको अर्थ कर देंगे. ठीक है, हम अर्थ कर देंगे. जैसे समझे यहाँ से अर्थ द स्फीयर. इससे क्या होगा? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ में चले जाएंगे. क्या होगा? अर्थ में चले जाएंगे. और फिर क्या होगा? हम रिमूव अर्थ कनेक्शन. और हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें रॉड को तब तक स्फीयर के पास रखना पड़ेगा जब तक अर्थ रिमूव नहीं होता. कीप रॉड बाय स्फीयर until earth removed. वरना फिर ऑब्वियसली चार्ज ऊपर नीचे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वापस आ जाएंगे वगैरह का, और वो अर्थ से रिमूव नहीं होगा. इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा हमारा जो स्फीयर है. ठीक है, यहाँ पर वी हैव एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. इट्स एन LED, light emitting diode. This is a diode and it's emitting light. So LED या light emitting diode. In the space below, write down the truth table for an AND gate. ठीक है, AND gate क्या होता है? AND का opposite. तो मैं आपको AND भी बताऊंगी और मैं आपको AND भी बताऊंगी. यहाँ पर कुछ स्पेस दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ है नीचे. अच्छा, हमें ट्रूथ टेबल बनाना है पहले. ठीक है, so let's make the truth table. पहले तो हम AND का बनाते हैं, फिर हम AND का बताएंगे. ठीक है, AND और फिर हम AND. हमारे पास AND गेट का भी और AND गेट का भी मैंने बनाया हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल AND गेट. अगर हमारे पास इनपुट्स हैं 0 0 तो हमारा आउटपुट होगा 0. सिमिलरली इन AND गेट अगर हमारे पास 0 0 हो तो उसका आउटपुट AND गेट से ऑपोजिट होगा, तो वो बन जाएगा 1. आप सिर्फ AND गेट सीखें और गेट सीखें और ये और नॉट सीख लें, क्योंकि जो क्या कहते हैं एन एंड है और एन और है ना, वो एंड और का बिल्कुल ऑपोजिट होगा. ठीक है, फिर हमारे पास 1 0 या तो फिर 0 1 दोनों में से कोई भी हो, तो हमारे पास एंड गेट में दोनों में आएगा 0. और यहाँ पर अगर हम करें तो एन एंड में दोनों में आएगा 1. फिर अगर 1 1 हो तो एंड गेट में हमारे पास 1 और एन एंड में हमारे पास आएगा 0. ठीक है, नेक्स्ट. Figure 8.2 shows a connection of 2 logic gates. पहले हमारे पास और है, फिर हमारे पास एंड है. ठीक है, और में हमें पता है क्या है कि 0 0 में आउटपुट है 0, 0 1 में आउटपुट है 1, 0 1 में 1 0 में आउटपुट है 1 एंड 1 1 में आउटपुट है 1. तो क्या करना है, हमें नीचे टेबल दिया हुआ है. ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. सही.
अगर ए और बी हमारे पास 0 हैं और में 0 0 अगर हमारे पास हो तो डी में क्या आएगा? और गेट में अगर हमारे पास 0 0 इनपुट हो तो आउटपुट हमारे पास होता है 0। फिर एंड गेट में अगर हमारे, ये ऑब्वियसली हमारे एंड गेम बोल रही हूँ, एंड गेट के इनपुट्स हैं। एंड गेट में अगर हमारे पास 0 1 हो या 1 0 हो तो आउटपुट होगा 0। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर हमारे इनपुट्स और गेट के क्या है यहाँ पर 0 1, अगर हमारे और गेट के इनपुट्स हैं 0 1 तो हमारा आउटपुट क्या होगा? एक मिनट, लेट मी जस्ट, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग। ठीक है, और गेट में हमारे पास क्या होगा? पहले हम और गेट का करें क्योंकि ऊपर वाला गेट और गेट है, हाँ कि नहीं? तो और गेट में अगर हमारे पास 0 1 हो तो हमारे पास बाहर आता है 1 आउटपुट, और ये ऑब्वियसली हमारे एंड गेट के इनपुट से 1 1 तो आउटपुट आएगा हमारे पास 1। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे और गेट में 1 1 हो तो आउटपुट होगा 1, और एंड गेट में 0 1 मतलब 0। वापस से 1 1 अगर हमारा इनपुट हो और गेट का तो आंसर आएगा 1, लेकिन 1 1 अगर एंड गेट में हो तो आंसर आएगा 1। तो हमारा टोटल होगा आउटपुट 0 1 0 1। ठीक है। Let me just see if I did it correctly to make sure I'm not guiding anyone incorrectly, and yes, ठीक है। Next, number 9. Describe how to magnetize a bar magnet using AC current in a coil. तो पहले हम क्या करेंगे? Obviously AC current को coil में प्लेस करेंगे, I mean बार मैग्नेट को हम coil में प्लेस करेंगे। ठीक है। Place magnet in coil with AC current। फिर क्या होगा? या तो फिर हम पहले तो ऑब्वियसली AC करंट स्विच ऑन है और उसमें हम मैग्नेट को बहुत आराम से रिमूव करेंगे, या तो फिर हम करंट को आराम से रिड्यूस करेंगे टू 0। हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। विथ AC in coil switched on, gradually remove magnet, और सेकंड, और उसमें क्या होगा? reduce AC current to 0 gradually। Next, figure 9.1 shows a simple direct current or DC motor. Explain the purpose of the split ring commutator। Obviously यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, DC मोटर है, हमें DC सप्लाई मिल रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो कॉइल है वो स्पिन कर रहा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, ये मोटर है। ऑब्वियसली मोटर से ये होता है कि हम करंट देते हैं और बाहर हमारे पास मूवमेंट प्रोडक्शन होती है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर? ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि हमारी कॉइल जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। समझ आ रही है आपको? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली फिर चेंज होता है उससे। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से हमारे करंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है, तो इस वजह से हमेशा इसकी डायरेक्शन, अगर ये स्विच भी हो जाए ना, फॉर एग्जांपल स्विच होकर यहाँ आ जाए ये साइड, तो भी इसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो इस वक्त है। तो हम लिखेंगे it keeps coil rotating in the same direction, और हमें इस तरह लिखना है every half cycle। ठीक है, यह 180 degrees it changes the direction of current, so the coil keeps rotating in the same
डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट. The voltage of the power supply is increased. State the effect this has on the motor. Obviously अगर पावर सप्लाई की वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इस चीज़ से क्या होगा, जो कॉइल है वो फास्टर रोटेट करेगी बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उन पर ज़्यादा फोर्स लगेगी. ठीक है. तो कॉइल रोटेट्स फास्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 10. Figure 10.1 shows a socket containing a filament lamp of resistance 0.3 ohms and two resistors, each of resistance 0.2 ohms. Calculate the combined resistance of the lamp and the two resistors. ठीक है, हमें combined resistance ढूंढनी है. पहले तो हम obviously आपको पता है कि पैरेलल में आप किस तरीके से resistance ऐड करते हो 1/r plus 1/r, और सीरीज़ में आप किस तरह करते हो r plus r. तो पहले तो हम पैरेलल की करते हैं. तो हमारे पास क्या होगा 1/0.3 प्लस 1/0.2. ठीक है. तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ओके, 1/0.3 प्लस 1/0.2. आंसर आ रहा है हमारे पास आंसर आ रहा है हमारे पास 25/3 इज इक्वल्स टू 1/r. अब आपको क्योंकि r निकालना है, आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फ्लिप बोथ ऑफ देम बेसिकली. सो वो गेट r इज इक्वल्स टू 3/25. ठीक है. r इज इक्वल्स टू 3/25. तो उसका आंसर आएगा r इज इक्वल्स टू 0.12 ohms. अब आपको इसको ऐड करना है, इससे आपको इसका मिल गया, दोनों का मिला के 0.12 ohms है. You have to add it to the one in series. So 0.12 ohm plus 0.2 ohms. तो आंसर आ रहा है आपका 0.32 ohms in total. ये टोटल रेजिस्टेंस है आपकी. मैंने सारी वर्किंग ऊपर ही कर लिया, आपको नज़र आ रही है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.32 ohms. ठीक है. Next, the potential difference of the supplies increased so that the current in the lamp increases. State and explain any changes in the resistance of the lamp. हमारे पास फॉर्मूला है V is equals to IR. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने जो हमारा हमने पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर दिया ताकि करंट भी इंक्रीज़ हो जाए. तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी. क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि अगर हम करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. उसमें टेम्परेचर इंक्लूड नहीं होता उस वाले में, बट खैर आपको पता है कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है विथ रेजिस्टेंस इफ इट्स नॉट अ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का अलग रिलेशनशिप होता है. दिस इज अ कंडक्टर्स डिफरेंस. तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ lamp increases. Or explanation, temperature of lamp increases. Say next. A radon 222 nucleus contains 86 protons and 136 neutrons. It decays by emitting an alpha particle and becomes a nucleus of an isotope of polonium. The symbol for radon is Rn and the symbol for polonium is Po. Write down the nuclide equation for this decay. ठीक है. पहले तो हमें पता है कि हमें इक्वेशन बनानी है. फर्स्ट हमें पता है कि हमारा रेडॉन, ठीक है, रेडॉन का पहले हम करते हैं. ठीक है. रेडॉन हमें पता है कि इसमें Rn हमें पता है इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 86. तो इसका एटॉमिक नंबर 86 होगा और इसका मास नंबर कितना होगा 222. अगर आप चाहो तो आप 86 और 136 को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इसमें इतने हमारे पास न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. वो क्या बन रहा है, वो अल्फ़ा वो डिके करता है तो क्या बन जाता है, लेट मी जस्ट, मैं इसको जो ना चेंज कर लेती हूँ. तो ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करता है. अल्फ़ा का वो होता है 4 और 2.
तो आपको पता है फिर ये पोलोनियम फॉर्म करता है, और 86 minus 2 gives us 84, और 222 minus 4 gives us 218. आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ऐड करके इक्वल टू इसके होने चाहिए, और ये दोनों अलग कलर से कर लेती हूँ, ये दोनों ऐड होके इसके इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिकली मैथ. नेक्स्ट, carbon 14 is a radioactive with a half-life of 5,700 years. An animal bone is dug up in an archaeological excavation. The quantity of the carbon 14 in the bone is 25% of what it was when the bone was buried. Calculate the time that has elapsed since it was buried. ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि हमें बोला है कि it is 25% of what it was when the bone was buried. तो मतलब कि बोन में जो कार्बन 14 था, पहले तो वो 100% था जब वो बेरिड था, फिर हाफ लाइफ हुई और ये 50% हो गया, फिर वापस से एक और हाफ लाइफ गुजरी और ये 25% हो गया. अब हम यहाँ पे बैठे हैं, तो अब हमें कितना पता है कि 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं. ठीक है, 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं. तो एक हाफ लाइफ में हमारे पास कितना टाइम होता है, हमारे पास एक हाफ लाइफ में अराउंड 5,700 ईयर्स. ठीक है, तो 5,700 ईयर्स. तो अगर हम इसको समझे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, अराउंड 11,400. बट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हर जगह 2SF दिया हुआ है, ऊपर भी हमें 2SF दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे 11,000 लिख देंगे, 11,000 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास 5,700 ईयर्स है एज 1 हाफ लाइफ. ठीक है, एंड वी डन विद टुडेज पेपर. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ मेंशन डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड वी विल see you guys in the next one. Allah Hafiz.